हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं संविधान की मुख्य विशेषताएं। कल हमने पढ़ा था संविधान के बारे में, उसकी डेफिनेशन वगैरह हमने कल कर ली थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 77वें और 97वें में संशोधन में महत्वपूर्ण संशोधन, ये महत्वपूर्ण संशोधन है सभी। वास्तव में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को संविधान के विभिन्न हिस्सों में इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में परिवर्तनों के कारण मिनी संविधान, किसको कहा गया है मिनी संविधान? 42वें संविधान संशोधन को। संविधान में जो संशोधन हुआ है 42वां, और ये कब हुआ था? 1976 में ये अधिनियम आया था। तो इसको क्या बोला जाता है? मिनी संविधान। कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की घटक शक्ति इसे मूल संरचना को बदलने में सक्षम नहीं करती है। यानी कि 368वां जो अनुच्छेद है उसके तहत संसद की जो शक्तियां हैं वो मूल संरचना को बदलने में सक्षम नहीं है। मूल संरचना, ये इम्पोर्टेंट है। मूल संरचना को बदलने में जो क्या नहीं है, ये सक्षम नहीं करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रमुख लक्षण, इसके लक्षण क्या क्या हैं? पहला है सबसे लंबा लिखित संविधान। हमारा जो संविधान है वो क्या है? सबसे लंबा है। सबसे लंबा लिखित संविधान, यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। ये इम्पोर्टेंट है लाइन कि दुनिया का जो सबसे लंबा संविधान है वो हमारा भारत का संविधान है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में से विभाजित किया गया। कितने? एक तो थी एक प्रस्तावना में क्या थे? 395 लेख, और 22 भागों में इसको क्या है? विभाजित किया गया था। और 8 जो है इसकी अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8। स्टार्टिंग में इसकी अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। वर्तमान में 2016 में भी संशोधन हुए हैं तो इसमें एक प्रस्तावना लगभग 465 लेख हैं। अब कितने हैं? 465। पहले कितने? 395 थे। 25 भागों में जो इसे विभाजित कर दिया गया है। पहले था 22 भागों में, अब 25। और 8 अनुसूचियाँ थी पहले, और अब कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। सेकंड है विभिन्न स्रोतों से खींचे गए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गर्व से कहा कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात क्षेत्रों में तोड़ फोड़ करने के बाद फंसाया गया। यानी कि सभी दुनिया के सभी जो संविधान जिसने भी संविधान बना रखे हैं उनका सभी का निचोड़ निकाल करके उनमें से जो मुख्य मुख्य फैक्ट थे वो हमारे संविधान के लिए उठाए गए हैं उनमें से, और हमारे संविधान में उनको शामिल किया गया है। संविधान का संरचनात्मक भाग काफ़ी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से व्युत्पन्न है। यानी काफ़ी हद तक किससे व्युत्पन्न है? ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम से व्युत्पन्न है। ब्लेंड ऑफ रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसका अर्थ है हमारा संविधान जो कठोर भी है और लचीला भी है। दोनों का क्या है? मिक्सचर है। संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है, यानी कि कुछ कठोर है और कुछ लचीला है, मतलब एक नहीं है। दोनों का क्या है? मिक्सचर है। लेकिन दोनों का क्या है? संश्लेषण है। अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधन किए गए हैं। कौन कौन से संशोधन है ये? कुछ प्रावधानों को संसद के एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। विशेष बहुमत द्वारा क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है। तथा प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत, कितने? 2/3 बहुमत, और प्रत्येक की कुल सदस्यता का बहुमत यानी 50% से अधिक, इतने जो है क्या उसमें सदस्य होने चाहिए। संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे हिस्से के अनुसमर्थन के साथ कुल कुछ अन्य प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कि संशोधन किया जा सकता है। संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे हिस्से अनुसमर्थन, इसे ध्यान से देख लेना। एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली, चौथा हमारा क्या है पॉइंट? एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली। भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। क्या करता है? संघीय प्रणाली जो है स्थापित करता है। इसमें एक महासंघ, 2 सरकार शक्तियों का विभाजन, एक महासंघ, 2 सरकार शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता,
और क्या है, संविधान की कठोरता और स्वतंत्र न्यायपालिका और द्वि सदनीयता का की सभी सामान्य विशेषताएं समाहित हैं। ये इतनी सारी विशेषताएं इसमें शामिल हैं। उन्होंने भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक व गैर संघीय विशेषताएं शामिल हैं। क्या की है, एकात्मक गैर संघीय विशेषताएं इसमें शामिल की गई हैं। एक मजबूत केंद्र, एक संविधान, एक नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, ये सब पॉइंट जो इसमें मिलाए गए हैं। भारतीय संविधान को विभिन्न रूप में, संघीय रूप में वर्णित किया गया है। विभिन्न रूपों में क्या किया है, इसे संघीय रूप में जो है वर्णित किया गया है। इसका वर्णन मिलता है किसमें, संघीय रूप में। लेकिन आत्मा में एकात्मक केसी वेयरे द्वारा अर्धसंघीय बोला गया। इसको किसके द्वारा, केसी वेयरे द्वारा। मॉरिस जोन्स द्वारा क्या बोला गया है, सौदेबाजी संघवाद। इसके द्वारा क्या बोला गया है, सौदेबाजी संघवाद। और ग्रेनविले ऑस्टिन द्वारा सहकारी संघवाद, एक केंद्रीय प्रवृत्ति के साथ संघ। आइवर जेनिंग द्वारा इसी तरह से बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। फिफ्थ हमारा पॉइंट है सरकार का संसदीय स्वरूप। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली दो अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण अलगाव के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि दो शक्तियों के बीच। संसदीय प्रणाली को सरकार, जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। किसमें जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के किसके रूप में जाना जाता है, इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल के जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार को वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। किसमें, वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। संविधान क्या करता है, न केवल केंद्र में, राज्यों में भी क्या करता है, ये संसदीय प्रणाली को स्थापित करता है। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं। क्या क्या है विशेषताएं, नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति। नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की जो है उपस्थिति, वास्तविक भी होते हैं, नाम मात्र अलग से होते हैं। अधिकांश पार्टी शासन, विधायिका को कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेवारी। क्या है ये, अधिकांश पार्टी शासन, विधायिका को कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेवारी, और विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन जो लोकसभा और विधानसभा होते हैं उनका विघटन। ये सब पॉइंट्स जो है इसी में फिफ्थ में आते हैं। अगला है हमारा छठा पॉइंट देखिए, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है, ब्रिटिश संसद के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के साथ न्यायिक वर्चस्व, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के साथ क्या है, न्यायिक वर्चस्व जुड़ा हुआ है। और ब्रिटिश संसद के साथ जुड़ा है क्या, संसद की प्रभुसत्ता। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, वैसे ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका में मौजूद अस्तित्व की तुलना में कम है। क्या है, अमेरिका में मौजूद अस्तित्व की तुलना में कम है। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है उसका दायरा जो क्या है हमारा, अमेरिका में मौजूद अस्तित्व की तुलना में जो है कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में निहित कानून द्वारा, अनुच्छेद 21 में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, कानून की उचित प्रक्रिया जो है ये प्रदान करता है। इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक वर्चस्व के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित संश्लेषण को प्राथमिकता जो है दी है। उचित संश्लेषण को क्या किया है, प्राथमिकता दी है। अगला हमारा है सेवंथ पॉइंट को देखिए, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। पहला पॉइंट है इसका, भारतीय संविधान एक न्यायिक प्रणाली की स्थापना करता है। न्यायिक प्रणाली की जो है ये स्थापना करता है।
भारतीय संविधान जो है क्या करता है, न्यायिक प्रणाली की जो स्थापना ये करता है, जो एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। एकीकृत होने के साथ साथ क्या है, स्वतंत्र भी है। सर्वोच्च न्यायालय देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली में सबसे ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सबसे ऊपर जो है माना जावा है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। इसके नीचे क्या है, राज्य स्तर पर जो उच्च न्यायालय होते हैं वो है, और सबसे ऊपर क्या है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। तीसरा पॉइंट देखिए इसका, एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों, जिला न्यायालयों और अन्य निचली अदालतों का पदानुक्रम होता है। सबसे पहले होते हैं उच्च न्यायालय, उसके बाद आते हैं जिला न्यायालय, और फिर आते हैं निचली अदालतें। फोर्थ पॉइंट है इसका, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा वो एक संघीय न्यायालय है। अपील की सर्वोच्च अदालत है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और संविधान का संरक्षक है। ये सब किसके अंडर में आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के। सबको न्याय दिलाना किसका काम है, सर्वोच्च न्यायालय का। अगला है हमारा पॉइंट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी को जो क्या है, वोट देने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार है, किसको, मतलब कि यूनिवर्सल सार्वभौमिक अडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि भारतीय जो है संविधान जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को जो है अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, यानी कि जो 18 का हो चुका है, उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन और किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार प्राप्त है। 1989 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 में हुआ था। 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 में। अधिनियम द्वारा 1989 में 21 वर्ष से मतदान की आयु घटाकर कब कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। 1989 के बाद जो क्या कर दी गई, 18 वर्ष जो है कर दिया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को व्यापक आधार देता है, आम लोगों के समय के सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, यानी कि सभी को सम्मान मिलता है। समानता के सिद्धांत को बढ़ाता है, इससे सभी में समानता भी आती है। अल्पसंख्यकों को उनके हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाता है और कमज़ोर वर्गों के लिए नई उम्मीदें जिज्ञासाएं खोलता है, क्योंकि एक साथ वोट देंगे सभी। आज बस यहीं तक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।